नमस्कार दोस्तों। 1857 के विद्रोह की तीसरी कड़ी लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। 1857 के विद्रोह के 4 बिंदुओं कारण, परिणाम, प्रभाव और स्वरूप यानी कॉजेज, इफेक्ट, इम्पैक्ट और नेचर, इन 4 चीज़ों में पहली कड़ी हम कॉजेज के को लेकर ये तीसरा क्लास है। और इस कॉजेज में आप लोगों ने लगभग जो है 2 क्लास को देख लिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा। अगर वो पसंद आया है तो निश्चित तौर पर हमसे कमेंट में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सब कहना पड़ता है और ये ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 याद रखें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्लास की कड़ी का तीसरा क्लास है आज। जैसा कि पहला पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा इकोनॉमिक हम लोगों ने पढ़ लिया और तीसरा क्लास सोशल और कल्चरल है। आज हम लोग तीसरे क्लास सोशल और कल्चरल को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों के स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। थोड़ा इसे बड़ा कर दूँ मैं। बहुत सही, ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, जैसा कि मैंने पहले क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि 1857 के रिवोल्ट को लेकर अगर कोई 150 या 250 शब्द का या 300 वर्ड्स का अगर कोई क्वेश्चन बनता है कारणों में से किसी एक पॉइंट को पकड़कर, तो सबसे अधिक संभावना सोशल और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को लेकर है। ऐसा नहीं कि आर्थिक कारण से, इकोनॉमिक कारण से नहीं पूछा सकता है, मिलिट्री से नहीं पूछा सकता है। कई बार तो ऐसे प्रश्न भी आपको आएंगे जो कि आपको ये लगेगा कि बूझो तो जाने वाली जो भाषा है, तो वैसे ही प्रश्न आते हैं। खैर, तो सामाजिक और सांस्कृतिक वाला हम लोग आज देखेंगे। इसमें 2 टर्म्स हैं, रेसिज्म और रिफॉर्म, यानी नस्लवाद और सुधार। नस्लवाद, सीधी सीधी बात है, क्या कंपनी के लोग यानी ब्रिटिश लोग नस्लवादी थे? उत्तर हाँ है, सीधी सी बात। कैसे थे और उसने 1857 के विद्रोह की संभावना को कैसे और मजबूत बनाया, उसका वो कैसे कारक बन गया, फैक्टर जो है वो फैक्टर कैसे काम किया, इसे आज हम समझेंगे और अपने आंसर में इन टर्म्स का प्रयोग करेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। तो रेसिज्म में पहला जो है सो व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी है। अब ये व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी यानी श्वेत बोझ का सिद्धांत, श्वेत लोगों पर भार था, ये एक सिद्धांत था। इसे किसने दिया था? तो रूडयार्ड कीपलिंग, रूड यार्ड कीपलिंग जो थे, इन्होंने इस टर्म का प्रयोग किया है, व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, अब इसे समझ लेते हैं कि यह है क्या। इनके अनुसार, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, ये था कि जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, यानी भारतीय असभ्य हैं। अजीब बात थी, हम जो हड़प्पा समय से हमारी जो सभ्यता है, हड़प्पा समय की सभ्यता वाले लोग असभ्य कहे गए। रुडयार्ड किपलिंग ने यह हमें बताया कि हम असभ्य हैं, ठीक है। तो व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी, श्वेत लोगों पर भार, भार क्या था? इन असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाने का भार था। यही है व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी। असभ्य भारतीयों को, हमें मान लिया गया कि हम असभ्य लोग हैं और हम असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का जिम्मा कंपनी ने स्वयं पर लिया। ये एक नस्लवादी चीज थी, ये एक नस्लवादी विचार था। इस नस्लवादी विचार को उस समय के पढ़े लिखे भारतीयों ने, बुद्धिजीवी भारतीयों ने समझा और इसे सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है। तो खैर, तो ये नस्लवाद जो है, ये नस्लवाद कंपनी की शुरुआत से ही हमें
चुभ रहा था, यानी भारतीयों को चुभ रहा था, और इस विचार ने इसके विरुद्ध भारतीय जनता को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये रेसिज्म, ये नस्लवाद सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक रूप में, ये थियरी के रूप में था, और थियरी के रूप में सैद्धांतिक रूप में ये था, और सैद्धांतिक रूप में वे कार्य कर रहे थे जैसे अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी भेदपूर्वक व्यवहार। अब भेदभावपूर्ण व्यवहार क्या था, किसके साथ था? तो इन मिलिट्री, सेना में भी भेदभावपूर्ण व्यवहार था, इन और गवर्नमेंट सर्विसेज, जो सरकारी सेवा थी, उस सेवाओं में भी भेदभाव होता था। भेदभाव किस स्तर पे था? तो सैलरी के स्तर पे था, प्रमोशन के स्तर पर भी था, आदि आदि। इन जुडिशियरी यानी कोर्ट में, न्यायालयों में भी यह अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था। कैसे होता था? तो अगर किसी भारतीय को किसी यूरोपियन ने किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया और उसका मामला कोर्ट में पहुंचा, जुडिशियरी में, न्यायालय के सामने आया, तो न्यायाधीश जो होते थे उस समय के, और वे लोग इन यूरोपियंस को, अगर वो अंग्रेज है या यूरोप के किसी भी कंट्री से है और उसका मामला जो है एक भारतीय के विरुद्ध है, तो उसे या तो जीरो और लाइट पनिशमेंट मिलता था, या तो दंड नहीं मिलता था, या बेहद हल्का दंड दिया जाता था। ये किस आधार पर होता था? तो इसका आधार यह था कि अनसिविलाइज्ड होते हैं इंडियंस। कलर का आधार था, कलर भी भारतीय काले और अंग्रेज गोरे, इसका भी आधार था। यानी अनइक्वल ट्रीटमेंट जो नस्लवाद से उपजा था, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट सेना में भी था, सरकारी सेवाओं में था, चाहे वो आधार सैलरी का हो या आधार प्रमोशन का हो। कितना भी कोई भी अपनी योग्यता, कोई भी भारतीय अपनी योग्यता कितना भी प्रमाणित कर दे, लेकिन उसकी सैलरी एक नवनियुक्त अंग्रेज से कम होती थी, और उसका प्रमोशन चाहे वो कितना भी योग्य हो, वो एक सीमा के बाद नहीं होता था। यानी सूबेदार के पद से ऊपर कभी भी भारतीयों को नहीं ले जाया जाता था। इन सब चीज़ों ने सेना में कंपनी के विरुद्ध, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय थे उनके विरुद्ध, एक कंपनी के विरुद्ध एक द्वेष भर दिया, और वह द्वेष 1857 की क्रांति के रूप में हमारे सामने आया। जहाँ तक जुडिशियरी की बात है, यानी न्यायालयों की बात है, तो सामान्य जनता जो थी वह अपना अधिकार पाने के लिए जब जुडिशियरी में जाती थी, तो एक तो जुडिशियरी सिस्टम इतना लेंदी प्रोसेस में था, और हमारी साक्षरता काफ़ी कम थी, इसके चलते हम उस सिस्टम को ही नहीं समझ पा रहे थे उस समय। और उसमें भी अगर यूरोपियंस के विरुद्ध होता था वो मामला, तो यूरोपीय जो कि कल्प्रिट होता था, जो कि दोषी होता था, उस दोषी को या तो जीरो पनिशमेंट या फिर बेहद कम पनिशमेंट दिया जाता था। इन सब का आधार था रेसिज्म। इस बात को लोगों ने समझा, और इस बात की समझ ने लोगों को कंपनी की शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया, और 1857 के महान विद्रोह में यह नस्लवाद जो है, इसने अपनी भूमिका कारणों में निभा दी। दूसरा था रिफॉर्म। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम उस समय शायद नहीं समझ पाते हैं, बाद में समझ पाते हैं। उसी चीज़ को बाद में समझा गया होगा, और ये विद्रोह जब ये समझ में आया कि ये नस्लवाद है, और समझने के बाद लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। दूसरा पॉइंट है इसमें सुधार। सुधार तो एक अच्छी चीज़ है, तो फिर सुधार से क्या डर? लेकिन सुधार ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल है क्या, यहाँ पर देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ सती इन 1829, 1829 में सती प्रथा को हटा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को वो ताकत दी कि उस ताकत का प्रयोग करते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया 1829 में। निश्चित तौर पर सती प्रथा एक अमानवीय प्रथा थी, और उसे नहीं ही होना चाहिए था। अगर उस समय तक था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस पर प्रतिबंध लगाया, तो बहुत अच्छा कदम था।
समस्या ये थी कि उस समय जो लोग थे उन्हें सती प्रथा सही लगता था और यह एक ट्रेडिशन था, और ट्रेडिशन होने के चलते जब किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी के ट्रेडिशनल चीज़ों में हस्तक्षेप किया जाता है, धर्म से जुड़ी चीज़ों में हस्तक्षेप किया जाता है, तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। परंपराओं को लोग तोड़ना नहीं चाहता, और जब परंपराएं टूटती हैं तो लोग के मन में डर भय, जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं उन चीज़ों से डर भय तो होता ही है, और इसके अलावा लोग जिसके चलते ये परंपरा टूट रही है उसके विरुद्ध एकाएक खड़े हो जाते हैं। तो एबोलिशन ऑफ सती इन 1829, हालांकि यह अच्छा कदम था, बहुत अच्छा कदम था, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कदम था लॉर्ड विलियम बेंटिक का, लेकिन फिर भी जब ये बैन किया गया, इस बैन ने, इस एबोलिशन ने लोगों को, कंपनी को के विरुद्ध खड़ा कर दिया। लोगों के मन में यह भावना गई कि शायद कंपनी के लोग हमें हमारे धर्म से काट रहे हैं, हमें हमारी परंपराओं से काट रहे हैं, उन्हें हमारी परंपराओं में, हमारे धर्म में, हमारे सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप है, कर्मकांड है, उन कर्मकांडों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। और इसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग कंपनी के विरुद्ध खड़े हो गए, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हुई थी। अब जब एबोलिशन ऑफ सती किया गया, यानी महिलाएं सती नहीं होंगी, तो जब सती नहीं होंगी तो महिलाएं, चूंकि उनके पति मर जाते थे, जिनके पति, वही महिलाएं सती होती थी, और जब वे सती नहीं होंगी तो वे जीवित अवस्था में विधवा के रूप में रहेंगी। तो विधवा रीमैरिज का 1856 में, 1856 में व्यवस्था किया गया। इन दो चीजों ने लोगों के मन में यह भावना कर दी कि इन्हें आखिर क्या अधिकार है कि वे हमारी परंपराओं को अपने अनुसार चलाएं। हालांकि ये दोनों चीजें सही की गई थी, बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन लोग जो ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे, लोग जो परंपराओं से जुड़े हुए थे, लोग जिनकी भावनाएं धर्म से संचालित होती थी, वे इन कदमों से, अंग्रेजों के इन कदमों से काफ़ी आहत हुए और कंपनी के विरुद्ध खड़े हो गए। इसके अलावा हमारे यहाँ, जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो प्राचीन प्राचीन भारत में भी एक सीमा के बाद, वैदिक काल के बाद ही अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी बुरी होती चली गई है, और धीरे धीरे महिलाएं शिक्षा से दूर कर दी गई। लेकिन जब कंपनी आई, अंग्रेज आए, तो उन लोगों ने महिला शिक्षा पर जोर दिया। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने की जो परंपरा थी, वो परंपरा भी टूटी यहाँ। इसके चलते भी चूंकि महिलाओं को हमारे यहाँ असूर्यपस्या के रूप में देखा गया है, हालांकि मैं पूरी तरह, पूरे होश और हवास में ये कह रहा हूं कि वो सारी परंपराएं गलत थी। लेकिन जब कंपनी ने वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, तो वो लोग जो कि महिलाओं को घर में बंद करके रखना चाहते हैं, जिनका यह मानना था कि महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, उनकी भावनाएं आहत हुई, और इसके चलते वे लोग, यानी समाज के जो है, पूरा का पूरा समाज का एक वर्ग जो है, वो वर्ग कंपनी के विरुद्ध खड़ा हो गया। तीसरा इसमें पॉइंट है न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी तक तुर्क और मुगल के समय फारसी जो है, पर्शियन पर्शियन राजभाषा थी, यानी ऑफिस लैंग्वेज पर्शियन था। लेकिन जब नया शासक वर्ग आया, यानी कंपनी, तो कंपनी फारसी जानती नहीं थी, पर्शियन जानती नहीं थी, कंपनी इंग्लिश जानती थी, अंग्रेजी जानती थी, और कंपनी ने पर्शियन को हटाकर इंग्लिश को, अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा बना दिया। भाषा की बात कई मामलों में धर्म से बड़ी होती है, व्यवहारिक तौर पर यह है, और इसे समझने के लिए एक अलग, जब अन्य क्लासें होंगी तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि भाषा और धर्म में ज़्यादा जो है वो गांठ धर्म की नहीं, भाषा की गांठ होती है। खैर, तो
पर्शियन की जगह इंग्लिश को, अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया और इसके चलते एक बड़ा वर्ग जो कि फारसी बोलता था, फारसी सीखता था, फारसी समझता था, ताकि वो राज दरबारों में काम कर सके, और फारसी को वो गौरव प्राप्त था। जब उस भाषा को एकाएक हटा दिया गया तो उस भाषा से प्रेम करने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वे सारे लोग इसके विरुद्ध खड़े हो गए। इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया गया, यानी विधि के समक्ष समानता की बात की गई। यह एक नई चीज थी भारत में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ स्पेशल राइट्स ऑन बेस ऑफ कास्ट एंड क्लास, यानी जाति या वर्ग के आधार पर जो विशेष अधिकार थे वे सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए और सबको कानून के समक्ष समानता के नज़र से देखा जाने लगा। भारतीय समाज में यह एक नई बात थी, क्योंकि भारतीय समाज कास्ट सिस्टम पर चलता था, और भारतीय समाज जो कि कास्ट सिस्टम पर चलता था, इस समाज में एक क्रोनोलॉजी बनी हुई थी, और इस क्रोनोलॉजी को तोड़ दिया गया और सबको एक समान माना गया, सबको कानून के समक्ष समान माना गया, जिसके चलते हुआ ये कि लोगों को यह लगा कि यह जो है हमारी सारी परंपराएं, हमारी सारी संस्कृति का विनाश करने के लिए आए हैं, और इन विनाशक तत्वों से हमें बचना है, और हमें इन विनाशक तत्वों को भारत से बाहर भगाना होगा ताकि हमारी सभ्यता संस्कृति बची रहे। तो इसने भी 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। तीसरी जो रिफॉर्म में फिफ्थ जो रेलवे की भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे एक ऐसा साधन था जिसमें कि गरीब और पढ़े लिखे या अमीर और अनपढ़ जो भी थे वे सब एक साथ यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते थे, और उस यात्रा के समक्ष लोग एक दूसरे से, एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से, एक बोली के लोग दूसरी बोली के लोगों से, एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के लोगों से, एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से जुड़ते थे और समझते थे। और जब उन्हें यह लगता था कि उन सब का जो दुर्दशा हुआ है, उन सब की दुर्दशा का कारण एक है, और वो है कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज। और सबका कॉमन दुश्मन कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो सबको यह लगा कि इसके विरुद्ध हम एक होकर विद्रोह कर सकते हैं। इस तरह रेलवे ने एक बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि रेलवे का विकास अंग्रेजों ने दो लाभों के लिए किया था। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने दो लाभों के लिए किया था। पहला लाभ क्या था? रॉ मटेरियल्स तक पहुंच। सुदूर घने जंगलों में जो रॉ मटेरियल्स है उन तक पहुंच रेलवे के द्वारा, यानी रॉ मटेरियल्स को खदानों से निकालना और बंदरगाहों तक पहुंचाना, और उन बंदरगाहों से यूरोप के देशों तक पहुंचाना। पहला कारण यह था रेलवे के विकास का। कोई वो नया, आप ऐसा नहीं था कि इंडियंस पर उन्हें बड़ा दया आ गया था या प्रेम उमड़ पड़ा था और उस प्रेम के चलते उन्होंने रेलवे का विकास किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने रॉ मटेरियल की प्राप्ति के लिए पहला कारण था उनका। और दूसरा कारण था मूवमेंट ऑफ मिलिट्री, सेना के आवागमन को। जो ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण भारत में हो रहा था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण के लिए सेना का तेजी से, स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना अनिवार्य था। और वो मूवमेंट तभी हो सकता था जब एक परिवहन मार्ग, जब एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बना हुआ हो। और उस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया। यानी रेलवे का विकास वे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे थे, लेकिन यह स्वार्थ जो पूर्ति थी, इसका बाई प्रोडक्ट निकला, यानी रेलवे के विकास का बाई प्रोडक्ट यह निकला कि भारतीय, कई जगह के भारतीय, कई तरह के भारतीय, कई बोली के, भाषा के, रंग के भारतीय एक जगह, एक डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, और सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, और उन समस्याओं की जड़ एक है, और वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। तो जाहिर सी बात है,
सारी सबकी भावनाएं मिल गई और उन सब की भावनाओं ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसाया और उन लोगों ने विद्रोह किया। यही था सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। आज के लिए तीसरा टॉपिक समाप्त हुआ और आज के लिए इतना ही। तब अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है, हमारे एडुवेरा एक्स्ट्रा मार्क्स यानी एडुवेरा एक्सएम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।